Hi guys, my name is Prashant, your GA educator. I welcome you all in my general awareness session. In this session, we will discuss about national income, राष्ट्रीय आय. राष्ट्रीय आय हर कंट्री अपनी कंट्री में कैलकुलेट करता है और राष्ट्रीय कैलकुलेट करने से हर कंट्री को अपनी कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ या अपनी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है. तो फाइनेंशियल स्टेटस पता करने के लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है. तो नेशनल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन. इससे हमारे एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो इसके स्टैटिक पार्ट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं और इसके डायनेमिक पार्ट से भी आते हैं. तो हर एक टॉपिक का अपना एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक डायनेमिक पार्ट होता है. स्टैटिक पार्ट में हम टॉपिक के बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं या जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, या अगर उस टॉपिक की कोई बेसिक जीके है उसे जानते हैं. जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक जीके है या जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है वो अगर हमारी क्लियर होती है तो हम डायनेमिक के भी क्वेश्चन को समझ पाते हैं. अब डायनेमिक में क्या आ जाता है, डायनेमिक में उस टॉपिक का करंट का पार्ट आ जाता है. तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम तो हमेशा ही न्यूज में रहती है. हमेशा ही कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की जा रही होती है. कंट्री में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियल, उसकी बात चल रही होती है. तो करंट की न्यूज को समझने के लिए हमें नेशनल इनकम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए. अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये आ जाता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, कौन से तरीके होते हैं, उन मेथड्स के नाम क्या होते हैं, उन मेथड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसकी बेसिक जीके, भारत में नेशनल इनकम के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम अपने सेशन में नेशनल इनकम के स्टैटिक पार्ट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कवर करेंगे. और स्टैटिक पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपका स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रांग हो गया तो आप करंट की जो डायनेमिक न्यूज है उसे आप आसानी से समझ पा रहे होगे. बट आपको वहां पर एक ही काम करना रहेगा, जो भी फिगर अपडेट हो रहे हैं उन फिगर को बस अपडेट करना होगा. जैसे जैसे कि जीडीपी कई बार आती रहती है. जैसे अगर हम बात करें हमारे क्या भारत में जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है, आपने जीडीपी के बारे में सुना होगा. जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद. तो न्यूज में रहता भी है कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है. तो जीडीपी बढ़ने और घटने से हमें यह पता चलता है कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री में ग्रोथ है, अगर जीडीपी घट रही है तो कंट्री में ग्रोथ नहीं है. तो कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ जो हमें पता चलती है जीडीपी से पता चलती है, जीडीपी के परसेंटेज से पता चलती है. हमारे यहाँ जो जीडीपी की रिपोर्ट आती है, जीडीपी की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आती है वो क्वार्टरली आती है. क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में, हर 3 महीने में भारत की जीडीपी की रिपोर्ट आती है. तो वो जो रिपोर्ट आ रही है वो आपको परसेंटेज अपडेट करने होते हैं, परसेंटेज जानने होते हैं और उन परसेंटेज को नोट डाउन करना होता है. अब इसके जो पीछे की थ्योरी होती है उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उस न्यूज में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन और पढ़ते हैं हम नेशनल इनकम के बारे में. तो यहां पर हम पहले जनरल पॉइंट देख लेते हैं. नेशनल इनकम की जो बेसिक जीके है, जो भारत की जीके नेशनल इनकम की, वो देखते हैं कि उससे क्या क्या पेपर में क्वेश्चन बनते हैं. तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसने दिया था, सबसे पहले ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था. तो फर्स्ट नेशनल इनकम वाज एस्टिमेटेड बाय दादा भाई नौरोजी. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत फेमस नाम है. इन 1860 इन हिज फेमस बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दादा भाई नरोजी जी ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. बुक से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है. तो दादा भाई नरोजी ने लिखी है. तो दादा भाई नरोजी जी ने अपनी जो भी उस समय की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही थी कंट्री की इकोनॉमी की, उस इकोनॉमिक सिचुएशन को उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा था. देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश का राज चल रहा है और हमारे यहाँ पोवर्टी है. तो उन्होंने यही अपना उस बुक में डिस्क्राइब किया कि ब्रिटिश राज में भारत और ज्यादा गरीब हुआ है, भारत की ग्रोथ नहीं हुई है और ज्यादा वो पोवर्टी और ज्यादा वो गरीबी की ओर चला गया. और इन्होंने ये भी अपनी बुक में लिखा था कि जो उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति है. इन्होंने पर कैपिटा इनकम जो उस समय बताई कि जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय थी उस समय 1860 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 20 रुपए पर पर्सन थी. तो 20 रुपए सालाना, एनुअली 20 रुपए सालाना पर पर्सन थी. तो ये बहुत ही ज्यादा कम थी. तो पर कैपिटा इनकम हमें कैसे पता चलती है, पर कैपिटा इनकम हमें किसी भी कंट्री की पता चलती है
टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं कंट्री की टोटल इनकम से। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंट्री की पर कैपिटा इनकम पता चलती है। तो उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया और डेटे को उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया, इनकम का डेटा कलेक्ट किया, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट अपनी इस बुक में लिखी। क्लियर? तो यहां पर उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर में बनता है कि सबसे पहले जो एस्टिमेशन दिया था वो किसने दिया था? तो वो दादा भाई नरोजी जी ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम उस समय इंडियंस की थी 20 रुपए पर पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने बताया। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि साइंटिफिकली, यानी जो मेथड्स हैं, अभी मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि स्टार्टिंग में ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था कि जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, कुछ कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तरीके वो जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, उन साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से जो पहली बार जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई वो किसने करी थी? तो फर्स्ट नेशनल इनकम थ्रू मेथड के थ्रू जो कैलकुलेट करी वो वीके आरवी राव इन 1931-32। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीके आरवी राव और वीके आरवी राव जी ने सबसे पहले 1931-32 में साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जो मेथड्स हैं उन मेथड के थ्रू सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करी। और दादा भाई नौरोजी जी ने एक अपना एस्टिमेशन दिया था, एक पर्टिकुलरली डेटा कलेक्ट करके अपना एस्टिमेशन पहली बार लोगों के सामने रखा था। और पहली बार जो साइंटिफिकली जो कैलकुलेट किया वो वीके आरवी राव जी ने किया। नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों हैं। फिर अब 1931-32 में तो वीके आरवी राव जी ने कर दिया। फिर आगे चल के क्या हुआ? देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद एक कमेटी बनी, नेशनल इनकम कमेटी। इसे इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम बार हर साल ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पेपर में मिलता है। तो नेशनल इनकम कमेटी के जो हेड है वो कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। तो नेशनल इनकम कमेटी का गठन 1949 में हुआ। भाई देश आजाद हो गया, अब हमें क्या करना था? देश जब आजाद हो गया तो हमें भी ऑब्वियस सी बात है कि डेटा चाहिए था। तो पूरे कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई कि एक हम कमेटी बनाते हैं और वो डिसाइड करेगी कि भारत की अब राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा और कौन करेगा। तो नेशनल इनकम कमेटी जो है वो 1949 में बनी और इसके हेड का नाम था पीसी महालोनोबिश। पीसी महालोनोबिश, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड थे पीसी महालोनोबिश। ठीक है, अब इन्होंने इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, इस कमेटी की रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे 2 मई 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 1951, ठीक है, 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना की गई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये क्या करता था? ये भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करता था। जो मेथड्स हैं उन मेथड के थ्रू ये डेटा कलेक्ट करता था और डेटे को कलेक्ट करके पूरी तरीके से जो कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करने का जो कार्य दिया गया वो सीएसओ को दिया गया। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में एनएसओ कैलकुलेट करता है, एक बॉडी है एनएसओ। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट में जो कैलकुलेट करता है वो एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में भी क्या किया गया? ये जो सीएसओ है, सीएसओ और एक और बॉडी थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ की स्थापना की गई है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था? मतलब सर्वे करता था, डेटा कलेक्ट करता था, और सीएसओ कैलकुलेशन करता था। तो इन दोनों बॉडियों को मर्ज करके एनएसओ की स्थापना कर दी गई। और सो 2019 से प्रेजेंट 2021 की अगर हम बात करें तो एनएसओ भारत की गणना कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपके ये जो जनरल पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि जो एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जेएम केन्स, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या दी? इन्होंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन दी, नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। नेशनल इनकम क्या है? जितनी भी जो कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज
को बेच के जो भी इनकम हो रही है, उन्हें सेल करके जो भी इनकम हो रही है, उस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी कंट्री का बिजनेस है, जो भी मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप मान लीजिए कोई बाइक प्रोड्यूस कर रहे हो, बाइक बना रहे हो। अब आपने बाइक बनाई, बाइक बना के बेची। अब आपने साल भर में कितनी बाइक बनाई, उसे बेच के कितनी इनकम हुई, आप उसे कैलकुलेट करोगे। इसी तरीके से कंट्री के बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है और पता किया जाता है कि कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी रही। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सीएसओ की अगर हम बात करें, जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात करें, हम कोई इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम होती है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होती है। या तो उसकी इनकम रेंट से हो रही होती है, या प्रॉफिट से हो रही होती है, वेजेस के थ्रू हो रही होती है, या ब्याज के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो पैसे कैसे कमाता है, जैसे मैं पैसे कैसे कमा रहा हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, मुझे सैलरी मिल रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब यहाँ पर बात की जा रही है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम है वो कैसे होती है। तो रेंट के थ्रू भी लोगों की इनकम होती है, प्रॉफिट के थ्रू भी लोगों की इनकम होती है, और इंटरेस्ट के थ्रू भी होती है। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको डेफिनेशन तो क्लियर होगी कि कंट्री के बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। अब नेशनल इनकम की अगर हम बात करें मेथड्स की, हम वही मेथड्स बोल रहे हैं ना कि कुछ मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, और उन मेथड के थ्रू ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो साइंटिफिक मेथड हैं, ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ही ये मेथड डिस्क्राइब किए हुए हैं, और ये वर्ल्ड वाइड है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इन मेथड्स को यूज किया जाता है, वर्ल्ड वाइड हर कंट्री अपनी कंट्री में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इन मेथड्स का यूज करता है। तो इन मेथड्स की अगर हम बात करें, इसमें आपका प्रोडक्शन मेथड है पहला, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से जानते हैं। देन इनकम मेथड है, आय के जिसे हम आय बोलते हैं, ठीक है ना, आय के थ्रू। और एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च, व्यय। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, देयर आर 3 मेथड। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो आइए पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन मेथड के बारे में, फिर इनकम मेथड के बारे में, देन फिर एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन मेथड के बारे में। देखिए, प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है और आउटपुट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोडक्शन मेथड में जो कंट्री का बिजनेस हो रहा है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है, यानी जो भी बिजनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंट्री का जो बिजनेस है, कंट्री का जो बिजनेस है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दूसरा होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें यानी प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से बिजनेस आ जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आपके एग्रीकल्चर और उससे जो रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एलाइड एरियाज, हम लिख देते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज, उससे रिलेटेड जैसे फिशिंग है, फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है। जो कृषि या उससे जो रिलेटेड क्षेत्र हैं उनके थ्रू जो भी इनकम हो रही है, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं साल भर में, उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो हर कंट्री का जो बिजनेस होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो हर कंट्री के प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज आते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी सेक्टर में हर कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, यानी कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे कि मान लीजिए, अब मैंने बताया कि आप बाइक बना रहे हो, आप कार बना रहे हो, आप लैपटॉप बना रहे हो, आप मान लीजिए पेन बना रहे हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे बेच रहे हो। तो जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो सारा का सारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसे बना के बेचते हो, चाहे आप नेशनल लेवल पे बेचो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे बेचो, जो भी आपकी इनकम हो रही है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आपकी इनकम हो रही है। क्लियर। और टर्सरी टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में सारे के सारी आपकी सर्विसेज के थ्रू जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, जो भी बिजनेस सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहे होते हैं, दे कम अंडर टर्सरी सेक्टर। अब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का जो जो भी बिजनेस होता है उसमें जो
60%, 60% प्लस जो कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री की इनकम में, वो टर्सरी सेक्टर से होता है। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की 500 करोड़ रुपए इनकम है, तो उसमें 60% कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है टर्सरी से होता है, फिर सेकेंडरी से होता है, फिर प्राइमरी से होता है। तो प्राइमरी से कंट्रीब्यूशन कम होता है। देखो भाई, अगर हम बात करें, अगर आप कोई एग्रीकल्चर गुड्स बनाओगे या कोई इस तरीके की चीजें बनाओगे, तो उतनी ज्यादा उससे इनकम नहीं होती है। इनकम किससे होती है? इनकम ऐसे होती है, इनकम अगर बड़ी इनकम की बात करें तो बड़ी इनकम ऐसे होती है जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ आप बना रहे हो। ठीक है, मान लो आपने कोई प्लेन बना दिया, कोई आपने हाइपरलूप ट्रेन बना दी, कोई आपने उड़ने वाली कार बना दी, तो उस आप इस तरीके के इन्वेंशन करोगे, बनाओगे, बेचोगे, तो उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहती है। या कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करो, कोई ऐप बना रहे हो, कोई इस तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है, या कुछ तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा जो जिसका कंट्रीब्यूशन से इनकम जो जो वैल्यू ज्यादा रखती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। कंट्री का बिजनेस इन तीनों सेक्टर में डिवाइडेड होता है, और हमारे पास कहीं काम करने के ऑप्शन भी होते हैं। या तो हम प्राइमरी में काम कर रहे होते हैं, या सेकेंडरी में कर रहे होते हैं, या टर्सरी में कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछे भी जाते हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें, ओला कौन से सेक्टर में आता है? टर्सरी में। उबर कौन से सेक्टर में आता है? टर्सरी में। अमेजोन कौन से सेक्टर में आ रहा है? टर्सरी में। एजुकेशन, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन से सेक्टर में आ रहा है? टर्सरी में। बैंक कौन से सेक्टर में आ रहा है? टर्सरी में। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि कोई आपको बिजनेस दे दिया जाएगा, और बिजनेस को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन से सेक्टर में आ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि सैमसंग कौन से सेक्टर में आ रहा है? तो सैमसंग जो मोबाइल है वो सेकेंडरी में आ रहा है, क्योंकि मोबाइल बना रहा है, वो आपके घर में बेचने नहीं आ रहा है, वो मोबाइल बना के अपनी दुकान में रख रहा है, आप उससे खरीदने जा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी बिजनेस की, कंट्री के बिजनेस की। तो कंट्री का बिजनेस तीनों सेक्टर में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन मेथड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन में भी ये दिया गया है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी साल भर में जितना भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, उसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बेसिस पे जीडीपी की रिपोर्ट आती है। तो जीडीपी अगर प्रोडक्शन मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, तो प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज जो भारत के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन अ कंट्री, ठीक है, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री, ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत की बाउंड्री में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये तीन सेक्टर हैं। इन तीनों सेक्टर से कंट्री की इनकम हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर से जो भी कंट्री की इनकम हो रही होती है, उसे उसके बेसिस पे बताया जाता है कि कंट्री की इतनी जीडीपी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें, तो यहाँ पे भारत की बाउंड्री में इंडियन कंपनीज भी हैं, प्लस फॉरेन कंपनीज भी हैं। तो हम इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों की इनकम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ में, कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने में, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में। ठीक है, देखिए जीडीपी जो है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट के। अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ओपन होती हैं, तो कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। तो यहाँ पर हमने ये बात समझ ली। अब एक चीज और की, जैसे इंडियन कंपनीज हैं वो इंडिया के बाहर भी बिजनेस ओपन करती हैं। जैसे मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, अ, मान लेते हैं हम, कोई कंपनी अच्छी सी ले लेते हैं, जैसे रिलायंस को ही ले लो। ठीक है, रिलायंस इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया भी है। ठीक है, तो जो आउटसाइड जो इंडिया की रिलायंस कंपनी है, उसकी इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, जो भारत की बाउंड्री के अंदर जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है उसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये जो रिलायंस, मान लीजिए रिलायंस अमेरिका में काम कर रही है, ठीक है, तो ये अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगी। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज और है,
अब ये देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे फाइनल आएगा। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स के बारे में और बताना था मुझे। फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी वस्तु आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन बना रहे हो, एक पेन बना रहे हो, और पेन बनाने के लिए आपका लैंड लगा, आपका लेबर लगा, ठीक है, आपकी मशीन लगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने मिला के एक पेन बनाया, इनकी मदद से, लैंड की मदद से, लेबर की मदद से और मशीन की मदद से। अब पेन की आपने जो वैल्यू रखी वो रखी 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए आपने वैल्यू रखी है, इस 10 रुपए में ये लैंड की वैल्यू भी है, लेबर की भी है, और जो मशीन आपने यूज करी या जो भी आपने इंक यूज करी या जो भी आपने कैप उसकी यूज करी बनाने में, तो वो सब कुछ इसी में 10 रुपए में ही है। आप अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे कि मेरी इतने रुपए की इंक लगी, इतने रुपए की कैप लगी, ठीक है। तो जो भी फाइनल वैल्यू होती है किसी वस्तु की, उसे लिया जाता है। जैसे मान लो आप बाइक बना रहे हो, तो बाइक बनाने में हर एक पार्ट को आप कैलकुलेट नहीं करोगे। बाइक बनाने के बाद जो आपने एक वैल्यू डिसाइड कर दी, वो उस वैल्यू को लिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की जो फाइनल फाइनल वैल्यू होती है, उसे लिया जाता है इनकम को कैलकुलेट करने में, ठीक है। आइए थ्योरी देख लेते हैं। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। We calculate money value of all final goods and services produced in an economy during a year. तो जो फाइनल वैल्यू होती है किसी भी वस्तु की, उसे लिया जाता है। Then final goods here refer to those goods which are directly consumed and not used in further production. तो फाइनल गुड्स का मतलब ये हुआ कि जिसे डायरेक्टली यूज में लिया जा रहा है, उसे फर्दर प्रोडक्शन में आगे नहीं लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, आप ले लीजिए, बाइक को ही ले लीजिए, ठीक है। तो बाइक अगर आप बना रहे हो, तो उसमें आपने जो भी आपने मशीन यूज करी या जो भी आपने उसमें जैसे कि अगर हम बात करें, एक जो भी आप उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स की बात कर लें, तो जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स आपने लगा के उसे बेच दिया। अब ऐसा नहीं करोगे कि उस जो बाइक है उसे फिर से तोड़ के आप उसे यूज करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आप इसे इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो कोई थाली है, कोई फूड की थाली है, ठीक है। अब आपने मसाले यूज किए खाने बनाने में, ठीक है। तो मसाले आपने यूज करके यहाँ पे थाली में अपना खाना लगा दिया। तो ये जो फाइनल थाली है, इसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो मसाले हैं इन्हें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कि आप एक एक कैलकुलेट करो कि मैंने 2 रुपए का मसाला डाला, 3 रुपए का मसाला डाला। आपने इस थाली की वैल्यू रख दी 50 रुपए। इस 50 रुपए में सब्जी भी है, 2 सब्जी है, रोटी भी है, ठीक है। अब आप एक एक करके कैलकुलेट नहीं करोगे कि 5 रुपए की रोटी हो गई, 10 रुपए की सब्जी हो गई, 15 रुपए की फिर सब्जी हो गई, ठीक है, उसमें 1 रुपए का मसाला लगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु की जो फाइनल वैल्यू है उसे लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, ठीक है। तो गुड्स विच आर फर्दर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फर्दर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वही मसाले हैं, मसालों को आगे फिर से यूज किया जाएगा, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट उस फाइनल गुड्स को बनाने में लगा, उस इंग्रेडिएंट को आगे और गुड्स को बनाने में यूज किया जाएगा। तो दैट गुड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, और जो फाइनल बन के तैयार हो गया वो फाइनल गुड्स। क्लियर? तो इन द वैल्यू of final goods, value of intermediate goods is already included. Therefore, we do not count value of intermediate goods in national income. Otherwise, there will be double counting of value of goods. तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आप उसमें, मान लो बाइक में आपने जो भी पार्ट्स लगाए, अब उसे आप एक एक करके कैलकुलेट नहीं करोगे, इसमें इंजन इतने का लगा, इसमें शीट इतने की लगी, इसमें जो स्टैंड है वो इतने का लगा। तो आप उसे भी कैलकुलेट करोगे, फिर एक एक करके उन सारे पार्ट्स को भी कैलकुलेट करोगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इस वजह से जो फाइनल आप ले रहे हो, फाइनल गुड जो आपने बना के तैयार किया है, उसे लिया जाएगा। उसी के अंदर वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट आपने लगाए हैं उनकी भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो फाइनल गुड्स होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। घुमा फिरा के पूरी बात यही बोल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जीडीपी की देखो डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो प्रोडक्शन मेथड में जीडीपी की जो डेफिनेशन है यही है कि भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसे लिया जाता है। उसके बेसिस पे कंट्री की इनकम कैलकुलेट की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जीएनपी की। प्रोडक्शन मेथड के अंदर जीएनपी भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में दिया गया प्रोडक्शन बाय दोज इंडियंस हु आर लिविंग इन इंडिया और प्रोडक्शन बाय दोज इंडियंस हु आर लिविंग अब्रॉड बोथ विल बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। देखिए, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ जाएगा, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, जीएनपी से हमें क्या पता चलता है? जीएनपी से हमें यह पता चलता है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की इनकम कितनी है, पूरे वर्ल्ड में इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें पूरे वर्ल्ड में इंडियंस की इनकम को जानना है तो हम भारत के अंदर जो जीडीपी जो इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे कैलकुलेट करेंगे, और जो भी हमारी इनकम अब्रॉड से हो रही है उसे भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि रिलायंस की इनकम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट अगर हमें जीएनपी कैलकुलेट करना, हमें यह पता करना है कि पूरे विश्व में इंडियंस की कितनी इनकम हो रही है, तो हम वहां पर रिलायंस की इनकम को भी कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमें पूरे विश्व की इनकम को कैलकुलेट करना है, यानी जीएनपी की पूरे विश्व में इंडियंस की इनकम को कैलकुलेट करना है, तो हम जीएनपी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो हम हमारी भारत की जो कंपनीज हैं उनकी इनकम को लेते हैं, और जो कंपनीज भारत के बाहर हैं, इंडियंस कंपनीज, उनकी इनकम को लेते हैं। अब इसमें नेट वर्ड भी है। नेट का मतलब ये होता है कि हम फॉरेन जो कंपनीज की इनकम है उसे हटा देते हैं। जैसे जीडीपी के अंदर हम देखो, जीडीपी के अंदर पहले हम इंडियंस कंपनीज की भी इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे, प्लस फॉरेन कंपनीज की भी इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है ना, फॉरेन कंपनीज की भी इनकम को कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो हमारी इनकम हो रही है अब्रॉड से, उसे भी कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो यहां पर ये जो नेट वर्ड है, नेट वर्ड का मतलब होता है माइनस होना, तो माइनस क्या हो जाएगी, ये फॉरेन कंपनीज की इनकम, क्योंकि हमें तो पूरे विश्व में इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पता करना है ना, तो फॉरेन कंपनीज की इनकम को यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनीज की इनकम को हम यहां से हटा देंगे, सिर्फ इंडियन कंपनीज की इनकम और जो इंडिया जो इंडिया के बाहर कंपनीज हैं अब्रॉड में, उनकी इनकम को लेंगे, जिससे हमें पूरे विश्व में जो इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। तो जीएनपी से हमें पूरे विश्व में जो इंडियन कंट्रीब्यूट करते हैं वो पता चलता है। तो हमारे एग्जामिनेशन में जीएनपी का फॉर्मूला पूछा जाता है और जीएनपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ये सब प्रोडक्शन मेथड के अंदर है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर हमने जीडीपी की डेफिनेशन देखी, प्रोडक्शन मेथड के अंदर हमने जीएनपी की डेफिनेशन देखी। अब हम एक और मेजरमेंट का एक और फॉर्मूला होता है मेजरमेंट करने का, उसे और देखते हैं। ये भी प्रोडक्शन मेथड के अंदर ही है, और वो है एनडीपी, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने गलती कर दी, मैं क्या बोलने वाला था, नेशनल बोलने वाला था, और इसका क्या मतलब है, नेट। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, जो बाय मिस्टेक मैंने कर दी। एनडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है और वो नेट की जगह नेशनल लगा देते हैं। मुझसे बाय मिस्टेक हुआ, आप गलती नहीं करिएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में से शुद्ध घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखो, नेट का मतलब आप यही समझो कोई चीज माइनस हो रही है, कोई चीज माइनस हो रही है। तो अब यहां पर माइनस क्या होगा, यानी जीडीपी में से हम कुछ माइनस करेंगे तब वो नेट बनेगा। जैसे कि क्या होता है, एक होती है आपकी ग्रॉस सैलरी और एक होती है आपकी नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी क्या होगी, ग्रॉस सैलरी आपका टोटल पैकेज हो गया। मान लो टोटल पैकेज है आपका 8 लाख का, ठीक है। और अगर हम पर मंथ की बात करें, पर मंथ आपको मिलना है, मान लीजिए ग्रॉस सैलरी के हिसाब से 60,000 मान के चलते हैं, ठीक है। और नेट सैलरी अगर हम बात करें, आपके हाथ में आ रही है 56,000, 4,000 आपका क्या कट रहा है, टैक्स कट रहा है, या कुछ भी और भी जो पार्ट है वो कट रहा है। तो जो जो पार्ट कट के आपके हाथ में आता है दैट इज नोन एज नेट, और जो टोटल पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्रॉस। आई होप आपको ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। तो नेट का मतलब कोई चीज माइनस होना। अब हम देखते हैं यहाँ जीडीपी में से क्या माइनस होगा। तो when depreciation is deducted from GDP, we will get value of NDP। GDP में से depreciation की वैल्यू माइनस की जाती है, तो इसका फॉर्मूला होता है NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया कि जो मशीन है, कोई भी मशीन है, उस मशीन जो भी आपने यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल इसे थोड़ा अगर हम बात करें, एक मैं आपको एक एक पूरी तरीके से एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए